नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में रविवार को भव्य साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और कॉलेज युवाओं और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया का संदेश दिया है और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा पीढ़ी का स्वस्थ होना जरूरी है, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं और हरियाणा के खिलाड़ी सबसे आगे हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों का हर जगह दबदबा देखने को मिलता है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एशियाई खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया और खिलाड़ियों को आरक्षण भी दिया गया है। साथ ही पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी के भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं आयोजन स्थल पर खेल विभाग के अधिकारियों ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। फिलहाल कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता, फिटनेस के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। उसके लिए एक प्रमाण पत्र देंगे। जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। स्वागत की इस कड़ी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की भूमिका को मजबूती दे रहे हैं, विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलंद कर रहे हैं। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत और अफ्रीका की साझेदारी आपसी विश्वास, सहयोग और तकनीकी समृद्धि पर आधारित है। ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। भारत अफ्रीका का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने CII द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इस सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास पर आधारित है, प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। यह भारत और अफ्रीका और उससे आगे जाकर हरियाणा की सांझी यात्रा
का यह महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह आपसी संवाद दर्शाता है कि भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। दोनों ही विकासशील देशों की आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझते हैं। पिछले 2 दशकों में हमारा संबंध राजनीतिक और आर्थिक रूप से बढ़ा है। यह आपसी समान भागीदारी और साझा प्रगति का एक प्रमाण है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज मुझे खुशी है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। यह वृद्धि हमारे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और अवसरों का ये स्पष्ट संकेत है। आज भारत अफ्रीका के शीर्षक 5 के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से शिक्षा को जीवन का मूल आधार बनाने का आह्वान किया है। राजस्थान के जोधपुर में श्री सुमेर शिक्षण संस्थान के 128वें स्थापना दिवस का बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 800 लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन में जनता के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने भारतमाला, सागरमाला, डिफेंस, फ्रंट कॉरिडोर जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश तेजी से विकास की राह पर है। मुझे आज गर्व भी है कि आज मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मैं आज यहां पर एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया, मैं आप लोगों के बीच में आपके बेटे, आपके भाई के नाते यहां आया हूं अपने परिवार के अंदर। आज हम सभी के लिए यहां एक गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि 128वें वर्ष किसी संस्थान के लिए ये केवल गिनती नहीं होती, बल्कि एक लंबा और उज्जवल भरा इतिहास उस संस्थान का होता है। मुझे ये खुशी है कि यह संस्था अपने आरंभ से ही शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की अद्भुत धारा प्रवाहित कर रही है। इसकी नींव उस समय रखी गई जब शिक्षा का प्रसार राजस्थान जैसे मरुस्थल क्षेत्र में बड़ी चुनौती था, लेकिन संस्थान के संस्थापकों ने इस सपने को देखा था और ज्ञान का ही सबसे बड़ा प्रकाश और उसी प्रकाश को फैलाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। मैं उन सबको भी आज याद करता हूं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरे लिए ये आज इस शिक्षण संस्थान के सभी हमारे प्रबंधकों, शिक्षकों और विशेष रूप से मैं सभी को बधाई भी देता हूं। आप जैसे समाज सेवकों ने 128 साल पहले जो इस संस्थान की नींव रखी है। मुझे खुशी है कि आज मुझे एक ऐसी 800 बच्चों को सम्मानित करने का भी ये अवसर मिलेगा। इससे पहले
मुझे महान राष्ट्रभक्त और हमारे भामाशाह श्री देवीलाल गहलोत जी, जिसकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, और समाज सेविका श्रीमती सोनी देवी, उनके नाम से ग्राउंड का जो अनावरण नामकरण हुआ है। मैं उन महान विभूतियों को, जिन्होंने इस संस्थान के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है, मैं उन विभूतियों को नमन करता हूं। उनकी प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को, उनके कार्यों को, सिद्धांतों को और आदर्शों को। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अपनी बातें रखी हैं। स्पीकर ने कहा कि 4 दिवसीय मानसून सत्र में मंत्रियों को छोड़कर तीनों दिन 70 से 74 सदस्यों ने रोजाना अपनी बात रखी। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि सत्र में 8 विधेयक पास किए गए हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सत्र जो कि एक 4 दिवसीय सत्र था और आप सब भी उसके साक्षी रहे हैं। इस मॉनसून सत्र से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करूं, उससे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी का पूर्ण सहयोग हरियाणा विधानसभा को मिलता है। इस 4 दिवसीय मानसून सत्र में जो 4 सिटिंग हुई है, इसमें माननीय सदस्य हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संस्था है और आरएसएस में राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। इसके साथ ही विज ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति चुरा ली और साथ ही गांधी बन गए, वे आज वोट चोर का शोर मचा रहे हैं। में राष्ट्रीयता का भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण करने की तरफ, देश का जो चरित्र निर्माण है, नागरिकता है, उसके लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 48 शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, समाज सेवा के क्षेत्रों में काम करती है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसी अनेकों देश के अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी जागरण मंच। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक में होने वाली रैली को लेकर निमंत्रण देने के लिए तोशाम स्थित पंजाबी धर्मशाला में पहुंचे। पंजाबी धर्मशाला में अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को रैली का निमंत्रण देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की बात कही है। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी से सांठगांठ कर उनकी सरकार बनाई। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लहर थी। कई हलकों में कांग्रेस के विधायक जीतते हैं और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके बागी निर्दलीय खड़े करवा दिए हैं। और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उचाना हलके से वीरेंद्र सिंह का लड़का ब्रजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहा था, जिसमें हुड्डा को खतरा था और उसको हराने के लिए हुड्डा ने बागी खड़े किए और जिसके कारण वह बहुत कम अंतर से हार गया। हुड्डा बीजेपी की भी टीम है और इस मौके पर जिला प्रधान अशोक राणीमाहू, सुनील लांबा, मास्टर नरेंद्र वर्मा, सरोज, हल्का प्रधान अनिल बागनवाला, अरुण बुशान, ओम प्रकाश कड़वासरा और साथ ही तमाम लोग जो हैं वो मौजूद थे। षड्यंत्र के तहत कुछ कमजोर कड़ी थी, कुछ कमजोर किस्म के लोग थे, उनको पकड़ लिया।
जिन्हें पार्टी से अलग कर लिया, उनकी अलग पार्टी बना दी। और उस अलग पार्टी बनाने वाले लोगों ने प्रदेश भर में लोगों के बीच में जाकर के कहा कि हमें तो सबसे टेढ़ कर दिया गया। जननायक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन कर दिया। आप लोगों के बीच में आए और आपके सामने घड़ियाली आपको बात करके कहने लगे कि अब केवल आपका आसरा है, आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बहादुरगढ़ में जल निकासी और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी ने ड्रेन और नालों की जल्द से जल्द सफाई करवाने के भी निर्देश दिए अधिकारियों को और साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। साथ ही डीसी ने शहर में कई जगह पर बने अवैध पीवीसी गोदामों को हटाने के लिए आदेश जारी किए हैं। वहीं डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल का कहना है कि बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने बहादुरगढ़ के तमाम ड्रेन और नालों का निरीक्षण किया है और साथ ही कुछ जगहों पर उन्हें सफाई मिली, तो वहीं कुछ जगहों पर काम अभी बाकी है और ऐसे में उन्होंने ठेकेदारों और अधिकारियों को सफाई का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि बरसात में किसी तरह का जल भराव न हो और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जायजा सारा ही लिया है, जल भराव के साथ में सफाई की व्यवस्था, पार्कों की रख रखाव की कई सारी चीजें हैं जिसपे काम करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी पड़ा है, तो ये जो हमारा हरियाणा शहरी स्वच्छता कैंपेन है उसके तहत 11 हफ्ते का जो कैंपेन है उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने नोडल अफसर लगाए हैं, वार्ड बांटे हैं, तो वो अपने अपने एरिया को देखते हैं, कूड़ा का निस्तारण होना, वो सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू है। अभी तो और चीजें देखेंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे। रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के डेलीगेशन से वोटिंग हुई और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एक भी वोट नहीं मिला, साथ ही प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे के पूरे 14 वोट मिले, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। वोट चोरी तो इसे कहते हैं जिसकी आधारशिला कांग्रेस ने रखी और अब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वही इंडिया गठबंधन है जिसके संरक्षक राहुल गांधी स्वयं है, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और समय पर जवाब देना भी अच्छी तरह जानती है। देखिए, आपने देखा है पिछले दिनों एक रैली के दौरान किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है इंडिया गठबंधन ने, और जिसके मुख्य संरक्षक राहुल गांधी जी हैं। और ठीक है, ये सही बात है कि आज किसी बात का जवाब वो नहीं दे सकते देश की जनता को। और ये इंडिया गठबंधन जो है आप देख भी रहे होंगे कि देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ के और देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब वहां तक की भी इनकी पार नहीं पड़ी, आज माताओं बहनों को भी गाली दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को ये हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, क्योंकि आज विश्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है। ना ये सदन चलने देते, ना संसद चलने देते। ये रवैया क्या है, इसका आने वाले समय में देश की जनता इनको भुगतान करेगी। देखिए, जिस प्रकार से खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुझे लगता है लोकतंत्र में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई बहस करने का विषय नहीं है, तो बौखलाए हुए हैं। लगातार 3 बार से सत्ता से बाहर हैं। जब सत्ता में थे तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे, तो आज उनको लगता है कि किसी भी तरीके से सत्ता पे आ जाए। तमाम तरह के वो बहाने ढूंढते हैं, तमाम तरह की चीजें वो लेकर आते हैं, लेकिन जनता उनको बार बार मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अब ये देखिए, बौखलाहट की हद यहाँ तक पहुंच चुकी है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ओछी राजनीति है। आप
उस व्यक्ति को जिसने माँ भारती को अपनी माँ मान लिया है, उसके लिए आप इस तरह की गाली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने बोल दिया, मंच से बोल दिया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, ना राहुल गांधी ना ही कोई विपक्ष का नेता कोई भी उस पर एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। वैसे राहुल गांधी जी तुरंत स्टेटमेंट लेकर आ जाते हैं, तुरंत एक्स पर वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। फतेहाबाद जिले के रतिया खंड का मामला सामने आया, जहां तेलीबाड़ा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष देखने को मिला है। 3 गांवों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में केवल एक ही शिक्षक तैनात है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी अभिभावकों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी स्कूल में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज सकें। ऐसे में सरकारी स्कूल ही उनका एकमात्र सहारा है। गांव वासियों ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से जारी रह सके और वे भी भविष्य में गांव और देश का नाम रोशन कर सके। हमारी मांगे पूरी करो। हमारे स्कूल ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਨੀ ਆਪਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2-4 ਦਿਨ, ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਲਾਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜੀ 48 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? 2 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ। 21 ਮੈਡਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ? 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 48 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ? 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਕੱਲੀ, ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵਾਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ? ਟਵਾਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੌਲਵਾ ਢਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज